हम लोगों ने ये पढ़ रखा था कि कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर अगर होगा, नहीं, उसकी वजह से कितनी कैपेसिटेंस होती है, उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस होती है वो होता है, अगर कोई स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर हो जिसका रेडियस r हो, नहीं, इसकी वजह से जो कैपेसिटेंस होती थी वो कितना होता था बाबू, बोलो बोलो, C = 4πε0 टाइम्स ऑफ r, ये होता था कैपेसिटेंस। अब क्या ये कैपेसिटर हमारे लिए यूजेबल है? आपने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन करे थे कि एक बहुत ही स्मॉल कैपेसिटेंस के लिए बहुत ही बड़ा, लगभग आप अगर 1 माइक्रोफराड, नहीं, आपने देखा क्या था, आपने ये देखा था कि 1 माइक्रोफराड कैपेसिटेंस चाहिए, बहुत ही स्मॉल कैपेसिटेंस होता है ये, मतलब 1 × 10⁻⁻6 फराड, इतने कैपेसिटेंस चाहिए, तो लगभग आपको 9 किलोमीटर रेडियस का एक स्फेरिकल कंडक्टर बनाना पड़ेगा। कहाँ लगाओगे इसे? नहीं, या मान लीजिए अगर आपको 1 फराड, 1 फराड के आसपास अगर 1 फराड आपको कैपेसिटेंस चाहिए, मतलब उसके लिए भी क्या होगा कि लार्ज रेडियस वाला कंडक्टर लेना पड़ेगा। एक तो प्रॉब्लम ये आ रही थी, सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, और भी कुछ प्रॉब्लम है जिनको डिस्कस करेंगे। इसीलिए ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है वो हमारे लिए उतना ही ज़्यादा यूजेबल नहीं है, और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही नए टाइप के कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, पहले कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं, किसके साथ, नहीं, प्रॉब्लम्स विथ स्फेरिकल कंडक्टर या स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर के साथ क्या प्रॉब्लम हुई? सबसे पहली बात तो ये समझ में आ गई आपको कि पहला पॉइंट कि कैपेसिटेंस इज वेरी लो, जो कैपेसिटेंस था वो बहुत ही कम था, नहीं, मतलब स्फेरिकल स्फेरिकल कंडक्टर या स्फेरिकल कैपेसिटर से कैपेसिटेंस मिलता था काफी ज्यादा, काफी कम। या आप ये देख लो, जैसे एज अगर आपको कैपेसिटेंस चाहिए 1 माइक्रोफराड, तो R अवेलेबल 9 किलोमीटर चाहिए होता था, या मान लीजिए आप R = 1 मीटर वाला कंडक्टर यूज करते हो, 1 मीटर रेडियस वाला कंडक्टर यूज करते हो, तो आपको बहुत ही कम कैपेसिटेंस मिलता था। याद है कितना कैपेसिटेंस मिलता था? 1.1 × 10⁻⁻10 फराड। ये कर चुके थे हम लोग, ये सवाल पिछले वाली क्लास में करवाए थे आपको, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत ही बड़े कैपेसिटेंस से आप बहुत ही बड़े कंडक्टर से, स्फेरिकल कंडक्टर से आप बहुत कम कैपेसिटेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, या छोटे स्फेरिकल कंडक्टर से बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस ऑब्टेन नहीं हो सकता, मतलब कैपेसिटेंस ओवरऑल वेरी लो ऑब्टेन होता है, इस वजह से ये यूज में नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि एनर्जी इज नॉट बॉन्डेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, ध्यान रखिएगा। जो एनर्जी थी इसकी, एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, इसका क्या मतलब हुआ समझो। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है सिंगल सरफेस कंडक्टर है, और इस पे जो चार्ज होगा, ध्यान देना बाबू, इस पे जो चार्ज होगा, इस पे जो चार्ज है वो सारे के सारे चार्जेस कहां पे हैं? इनके सरफेसेस पे, समझ पाए? तो सारा चार्ज कहां पे है? सरफेस पे। इसका ये मतलब हुआ कि इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब इस स्फीयर पे जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो एकदम से क्या होगी कि हर तरफ बिखर रही होगी, बिखरी पड़ी होगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, मतलब हर तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बिखर जाएगी तुरंत ही। नहीं समझे बात को? और आप हमें ये बताइए, क्या कैपेसिटर का डिफिनेशन था? स्टोर्ड एनर्जी। कैपेसिटर का क्या डिफिनेशन है? एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब बाउंडेड फॉर्म में होना चाहिए। आपने एनर्जी रखी और वो एनर्जी अगर अपने आप बिखर गई तो क्या आप उसे जब जरूरत हो यूज कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। आपने इस पे एनर्जी रखी और एनर्जी जितनी भी थी वो बिखर गई, ऑटोमेटिक बिखर गई,
तो क्या आप इस कैपेसिटर से जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप एनर्जी मिलेगी? वो तो एनर्जी तब तक बिखर चुकी होगी। मतलब एनर्जी बॉन्डेड नहीं है, बंधी हुई नहीं है। बंधी हुई एनर्जी होगी तभी तो हमें जब जरूरत होगी तभी हम उसको खोलेंगे और वो खटाक से हमें इंस्टेंट एनर्जी देगी। तो ये प्रॉब्लम इसकी आ रही थी, एनर्जी इज नॉट बॉन्डेड। आई बात समझ में? मतलब ये है कि ये एनर्जी पूरी की पूरी यहां से लेके इंफिनिटी तक पूरी हर डायरेक्शन में बिखरी पड़ी होगी। आई बात समझ में? ये एनर्जी कहां से? इसके सरफेस से इंफिनिटी तक हर डायरेक्शन में बिखर पड़ी होगी। तो बताइए किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको जितनी एनर्जी चाहिए उतनी तो मिलेगी नहीं। समझ पा रहे बात को? एनर्जी इज नॉट बॉन्डेड का मतलब क्लियर हो गया? क्लियर है? मतलब इसकी जो एनर्जी थी वो है कितनी होती है? के क्यू बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाय 2r। के क्यू स्क्वायर बाय 2r ना, के क्यू स्क्वायर बाय 2r ये होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, अब ये बताइए एनर्जी कहां से? दिस इज स्प्रेड फ्रॉम r टू इंफिनिटी। मतलब ये यहां से सरफेस से लेके इंफिनिटी तक एक तो छोटी सी एनर्जी है इसके पास, थोड़ी सी एनर्जी है इसके पास, और ये एनर्जी भी बिखरी पड़ी है, बॉन्डेड नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज की इंटेंसिटी ज्यादा तब होती है जब वो किसी लार्ज अमाउंट में किसी सिंगल पोजीशन पे या सिंगल पॉइंट पे फोकस्ड हो। अगर आप एक तो छोटी सी एनर्जी इसके पास है, एनर्जी छोटी सी, उस वजह से एक छोटा सा आर है ना इसका 1 मीटर का आर, कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा एनर्जी तो होने वाली नहीं है। और उतनी भी एनर्जी वो किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे फोकस नहीं है, पर्टिकुलर रीजन में स्टोर नहीं है, एक लार्ज एरिया में लार्ज स्पेस में बिखरी पड़ी है। तो क्या उसकी इंटेंसिटी कभी ज्यादा हो सकती है? तो इसीलिए ये हमारे पास हमारे लिए यूजेबल नहीं होगा। क्लियर है? अब हमें इसी दो बातों पे काम करनी थी कि हमें एक ऐसे कैपेसिटर बनाने थे जो जिनमें ये दोनों जो प्रॉब्लम स्फेरिकल कंडक्टर वाले कैपेसिटर के साथ हो रहा था ये ना हो। पहली चीज है क्या कि हमें एक छोटे साइज में लार्ज कैपेसिटेंस चाहिए कि साइज उतना बड़ा नहीं हो, छोटा साइज हो, लेकिन कैपेसिटेंस एक डिजरेबल ऑप्टेन हो। दूसरी चीजें ये थी कि हम लोगों को जो एनर्जी चाहिए थी वो बॉन्डेड चाहिए थी नहीं। तो इसी सब बातों को देखते हुए क्या हुआ कि मतलब ये 3 तरह के कैपेसिटर बने। उनमें से एक कैपेसिटर बहुत ज़्यादा पॉपुलर यूज हुआ है, 2 तो हम लोग ऐसे पढ़ना नहीं है, लेकिन हम लोग समय रहते हुए देखेंगे। तो हम लोग करते हैं इस प्रॉब्लम से बचने के लिए 3 तरह के नए कैपेसिटर बनाए गए। ठीक है, तो लगाएंगे हेडिंग टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, जिनमें इस प्रॉब्लम को दूर किया गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। क्या प्रॉब्लम था ये समझ पाए? इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोगों ने नए कुछ कैपेसिटर बनाए, जिनमें से एक था हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो ज्यादा यूज होगा, ये सिलेबस में है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा था स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। देखो इससे पहले जो हमने कैपेसिटर यूज करा है वो था क्या उसमें 2 प्लेट यूज किए गए थे? नहीं। स्फेरिकल कैपेसिटर जो था उसमें सिंगल सरफेस था, 2 सरफेस नहीं थे। इसमें प्लेट यूज किया गया है, 2 सरफेस यूज किया है। ये भी देखेंगे हम लोग स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर हो और स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर हो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसमें क्या था? सिंगल सरफेस थे, इसमें डबल सरफेस होगा। ठीक है। तीसरा सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। देखो ये जो सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर है आपने देखा होगा फैन वैन में जो लगा रहता है, ये सिलेंड्रिकल शेप का ही आता है। कंडेंसर जो पंखों में लगे देखे हैं ना आपने, ना वो सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है। तो सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर ये कैसे वर्क करता है? ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो क्यों बार बार ये प्लेट यूज किया गया? आप एक सिंपल सी बात कहिए, जैसे हमने क्या किया, एनर्जी बॉन्डेड, देखो प्लेट डालने का एक ही मकसद था, कैपेसिटी इंक्रीज करने की, दूसरा एनर्जी को बाउंड करने का। आइए दिखाते हैं।
क्या मतलब हुआ प्लेट डालने का, दो प्लेट डालने का क्या मतलब हुआ, देखो समझाते हैं। जैसे हमारे पास मान लो एक प्लेट है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा। अभी क्या एनर्जी बॉन्डेड है? नहीं, एनर्जी बंधी हुई नहीं है। अगर इसी के बीच में हम नेगेटिव प्लेट डाल दें, अब बताओ एनर्जी बॉन्डेड हो गई, इनके बीच की एनर्जी बंधी हुई हो गई, और पॉजिटिव प्लेट कैपेसिटर की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव प्लेट की कैपेसिटर की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, और पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा होता है, नेगेटिव पोटेंशियल कम होता है, और C इक्वल टू क्यू बाय वी होता है। अगर V घट जाए C बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? V घट जाए तो C बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और भी कुछ बातें होंगी। एक तो प्लेट डालने का एक मकसद ये हो गया कि एनर्जी मेनली बॉन्डेड हो, ये बात छोड़ो, प्लेट इंट्रोड्यूस करवाने का, चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो या स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर हो, समझ पा रहे बात को, या स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर हो या सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर हो, ठीक है, सब में दो प्लेट डालने का एक ही मकसद था कि एनर्जी बॉन्डेड हो जाए। आई बात समझ में? इसीलिए हमने उस कैपेसिटर को रिमूव किया और एक नए कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस करवाया। रीजन समझ में आया? चलो ठीक है। तो हम लोग अभी बात करेंगे मेनली पहले सिलेबस। देखो ये तो दो बोर्ड के सिलेबस से बाहर है, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल आउट ऑफ सिलेबस है बोर्ड के। हम अभी बताते रहे ये आउट ऑफ सिलेबस है बोर्ड का, हम पढ़ाएंगे, लेकिन बोर्ड में ये नहीं पूछा जाता है। बोर्ड में जनरली सारी बातें की गई है किस पे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग अभी पहले करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो सबसे पहली बात कि इसके लिए कुछ जरूरी कंडीशन है, वो हमें फुलफिल करने होंगे, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन क्या क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, इसको पहले देख लेते हैं, फिर आगे बात करें। देखो सबसे पहली बात कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो प्लेट लेंगे। प्लेट है तो कितने प्लेट होंगे? दो प्लेट, और दोनों प्लेट का जो सरफेस एरिया होगा वो सेम रखना है। ध्यान दो, फिर से बोल रहे हैं, सरफेस एरिया सेम रखना है, पहली बात कंडीशन। चलो कंडीशन फोर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कंडीशन क्या होंगे? पहली बात कि एरिया ऑफ बोथ प्लेट, दो प्लेट लेने हैं, एरिया ऑफ बोथ प्लेट्स मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। देखो हम एरिया की बात कर रहे हैं, शेप डजंट मैटर, यहां पे शेप में बी डिफरेंट, ये बात ध्यान में रखिएगा कि शेप जो होगा मे बी डिफरेंट हो सकता है, मे बी डिफरेंट। जैसे 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 जनरली हम लोग लेते हैं, हमने एक प्लेट लिया इस तरह का, ठीक है, इसका एरिया ए, और एक प्लेट लिया इस तरह का, इसका भी एरिया ए, शेप सेम है, शेप भी सेम, एरिया भी सेम। या मान लो हमने सर्कुलर प्लेट ले ली, सर्कुलर प्लेट ले ली, एरिया सेम, शेप भी सेम। या मान लो हमने एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले लिया और एक सर्कुलर प्लेट ले लिया, एरिया लेकिन सेम रखना है। लेकिन ज्यादातर आपको यही यूज होने वाला है, रेक्टेंगुलर प्लेट वाला या स्क्वायर प्लेट वाला। समझ पा रहे हैं सर? मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको क्या करना है, जो दो प्लेट्स आपको लेने हैं उसका एरिया सेम रखना है। समझ पा रहे हैं बात को? शेप अलग भी हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। ऐसा ये भी फिक्स नहीं है कि शेप हमेशा रेक्टेंगुलर ही होगा, रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे, या स्क्वायर होगा या सर्कुलर होगा, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। शेप में बी डिफरेंट बट एरिया सेम रखना है। पहली बात समझ में आ गई? क्लियर है? गुड। दूसरा एक और नेसेसरी कंडीशन ये है कि प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे प्लेट के लेंथ के रिस्पेक्ट में, प्लेट के लेंथ के रिस्पेक्ट में काफी छोटा रखना है। क्या समझे? जैसे ये प्लेट है,
ठीक है। एक पॉजिटिव, हाँ एक बात और कि एक प्लेट जितना पॉजिटिव होगा दूसरा प्लेट उतना ही भी नेगेटिव होना चाहिए। मतलब दो चार्ज प्लेट होंगे, और ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैपेसिटर चार्ज होता है, प्लेट चार्ज करेंगे। ठीक है। इसके बीच का जो डिस्टेंस रखना है ये बहुत ही छोटा रखना है, वेरी स्मॉल। ये जो डी होगा वो वेरी स्मॉल होगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इसको आप छोटा रखने का मकसद ये होता है कि इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो प्लेट होगा ना, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो प्लेट होगा वो प्लेट इनफिनाइट फील होना चाहिए। ठीक है, इनफिनाइट लॉन्ग प्लेट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये रीजन था डिस्टेंस को कम करने का, इनके बीच का डिस्टेंस को कम रखने का। क्लियर हो गया। ये दो मेनली दो नेसेसरी कंडीशन होंगे जिसपे हमें काम करने हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और नोट कर लेते हैं हम लोग। फैक्ट्स ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो, सबसे पहली बात कि इसके पास कितने प्लेट थे? दो प्लेट थे नहीं, इट हैज टू प्लेट्स। इसके पास कितने? दो प्लेट होंगे नहीं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वन पॉजिटिव प्लेट एंड अदर नेगेटिव प्लेट। ठीक है, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, द प्लेट कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, नहीं, या पॉजिटिव पोटेंशियल कह सकते हो। जो प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल बैटरी के कनेक्टेड होगा वो पॉजिटिव प्लेट कहलाएगा। नहीं, वो क्या होगा? पॉजिटिव प्लेट होगा, एंड वाइस वर्सा। बैटरी के जो पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड होगा वो पॉजिटिव प्लेट होगा, और जो नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड होगा वो नेगेटिव प्लेट होगा। जैसे सिंबल देख लो बाबू, इसका सिंबल देख लो। देखो, ध्यान देना, सिंबल में देखो, इसका सिंबल कंफ्यूजिंग नहीं है, बिल्कुल ही आप कंफ्यूज मत करिएगा। बैटरी में हम लोग जो बैटरी बनाते थे, बैटरी में एक टर्मिनल होता था बड़ा और एक होता था छोटा, होता था ना। बैटरी में एक बड़ा और एक छोटा रखते थे, पॉजिटिव को बड़ा रखना होता था, नेगेटिव को छोटा रखना होता था। इसमें दोनों इक्वल रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, दोनों को इक्वली रखना है। ठीक है। और फिर जब चार्ज दिखाना हो तो चार्ज दिखाएंगे। ठीक है, एक पॉजिटिव, बार बार हम लोग चार्ज वैसे दिखाते नहीं है। आपने अगर ऐसा सिंबल बना दिया तो मतलब हो गया ये कैपेसिटर हो गया। वो डिपेंड करता है कि कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक और इसका सिंबल बनता है इस तरह का, ये भी सिंबल यूज हुआ है, थोड़ा टेढ़ा वाला, समझ गए। और ये सिंबल जो यूज होता है ये फिक्स कैपेसिटर के लिए यूज होता है, फॉर फिक्स कैपेसिटर, फॉर फिक्स्ड कैपेसिटर। हाँ जी, हाँ, या तो ये ज्यादा ये यूज करेंगे हम लोग, ये वाला। और वेरिएबल कैपेसिटर के लिए यूज हुआ है फॉर वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर के लिए यूज हुआ है, जैसा आप लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस के लिए यूज करते थे, रेसिस्टेंस बना के एक कट एरो मार देते थे, वैसा ही इसमें यूज करेंगे। वेरिएबल कैपेसिटर तो वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी इस तरह का, इसका मतलब हो गया वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, समझ पाए। दोनों प्लेट का एरिया सेम होना चाहिए, लेंथ भी सेम होना चाहिए,
फिक्स कैपेसिटर में ऐसा चलेगा और वेरिएबल कैपेसिटर में कुछ ऐसा चलता है। बैटरी के जो दोनों टर्मिनल होंगे, नहीं, बोथ टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, बैटरी के जो दोनों टर्मिनल होंगे, वैसे ऐसा तो होता ही नहीं है लेकिन फिर भी, सप्लाई इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस टू द प्लेट, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस टू द प्लेट। वैसे ये लिखाने की जरूरत थी नहीं, ये आपको ऑटोमेटिक पता है कि बैटरी के जो दोनों टर्मिनल होते हैं वो इक्वल और अपोजिट चार्ज प्रोवाइड किया जाता करता है। जैसे देखो हमारे पास ये कैपेसिटर है, ठीक है, इसे हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा, एक कैपेसिटर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। तो ये इस पे जो चार्ज होगा वो प्लस क्यू अगर होगा तो ये इस पे चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू, ठीक है। इस कैपेसिटर पे चार्ज प्लस क्यू और इस कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा, माइनस क्यू। एक बात तो ये हो गया। दूसरी चीज और हम लिखा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं, समझो कि चार्ज जब भी होता है ना कैपेसिटर पे, वो ना इसके कौन से फेस पे होगा, इसके कौन से फेस पे होगा अंदर वाली फेस पे, यहां पे। देखो लॉजिक क्या है वो भी समझा रहे तुम्हें हम, तब ना एनर्जी बॉन्डेड होगा। नो, अगर चार्ज बाहर वाले सरफेस होगा एनर्जी बॉन्डेड होगा, नहीं होगा। एक कारण ये है। दूसरा कारण क्या है कि देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इंडक्शन। यहां से देखो, यहां पे क्या है, ये इससे कनेक्टेड है ना, तो बताइए जब ऐसा मेथड चार्जिंग का होता है इसको क्या कहते हैं, कंडक्शन। कंडक्शन, तो कंडक्शन की वजह से क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है सेम नेचर का। तो ये पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा इस सरफेस पे और यहां से यहां होगा इंडक्शन। इंडक्शन होगा ना, बीच में गैप है ना, इंडक्शन होगा, टच में तो है नहीं इंडक्शन, तो ये उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पे क्रिएट कर लेगा। तो इस पे भी चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव, इस फेस पे, और इस फेस पे कौन सा होगा, पॉजिटिव। हमेशा इनर फेस पे चार्ज को शो करना है, चाहो तो लिख लो, चार्जेज ऑलवेज, चार्जेज ऑन कैपेसिटर, चार्जेज ऑन कैपेसिटर सो ऑलवेज इन इनर फेस, है ना, इसके इनर फेस पे चार्ज हमेशा शो करना होता है। इनर, अगर चार्ज शो करना हो तो इनर फेस पे करें, या अगर हमने यहां पे प्लस क्यू चार्ज रखा है तो ध्यान रखिएगा ये प्लस क्यू चार्ज किसको डिनोट कर रहा है, अंदर में जो अंदर फेस पे जो चार्ज है उसको। क्लियर है, समझ पाए बात को। अगर आपसे ये चीजें पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा, बताओ बाबू, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो नेट चार्ज कैपेसिटर पे कितना होगा, जीरो। ये पूछा गया है काफी बार, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा, जीरो। हाँ, अगर चार्ज इन कैपेसिटर पूछा जाए, ध्यान दो, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, चार्ज इन कैपेसिटर पूछा जाए, चार्ज इन कैपेसिटर, तो क्या होगा, जीरो। चार्ज इन कैपेसिटर, देखो नेट चार्ज तो जीरो होगा, लेकिन चार्ज इन कैपेसिटर होगा ना, चार्ज कुछ होगा ना, तो जितना नेगेटिव, सॉरी, जितना पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज होता है वही नेट चार्ज होता है, मतलब सॉरी वही चार्ज होता है कैपेसिटर पे। चार्ज इन कैपेसिटर मतलब चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समझ पाए सर, समझ पाए। नेट चार्ज तो जीरो होगा, लेकिन अगर चार्ज पूछा जाए कि चार्ज कैपेसिटर पे कितना है, कैपेसिटर कितना चार्ज हुआ है, तो हमेशा प्लस में बोलेंगे, मतलब नेगेटिव ऐसा नहीं बोलेंगे कि -10 कूलम चार्ज हुआ है कैपेसिटर,
समझ पा रहे बात को? तो हमेशा जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो पॉजिटिव प्लेट पे जितना चार्ज होगा उतना ही होगा। ये बात समझ पाए सब लोग? आइए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन पूछा जाता है। दो डेरिवेशन कैपेसिटर से आते हैं, एक तो हो गया इसका कैपेसिटेंस का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और एक एनर्जी स्टोर्ड का। तो दोनों करते हैं हम लोग फटाफट, स्पीड में किया हुआ है। आइए, हमने क्या किया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया जिसके लेट मान लेते हैं, इसका प्लेट एरिया ए है, प्लेट एरिया ए, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट कुछ न कुछ होगा, उसको मान लेते हैं डी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ न कुछ होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ न कुछ होगी बाबू। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं प्लस माइनस सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो होगा प्लस माइनस सिग्मा, ठीक है, कुछ ऐसा। एक प्लेट है हमारे पास जिसका प्लेट एरिया ए है, और इसे अगर पॉजिटिव प्लेट मानेंगे तो इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, ठीक है, और एक हमने नेगेटिव प्लेट लिया, ठीक है, नेगेटिव प्लेट लिया इक्वल एरिया का, ये इक्वल ना है, अच्छा ठीक है, इक्वल एरिया का, तो इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, प्लेट एरिया ए, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना लेना है, हाँ कम ही रखना है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट डी। देखो यहां तक क्लियर है, समझ पाए सब लोग? गुड। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में काम करना है ना, ठीक है। अगर इसकी चार्ज डेंसिटी ये है तो इस पे चार्ज कितना होगा, चार्ज मान लेते हैं Q, ठीक है, इस पे चार्ज मान लेते हैं Q। सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना है तो इस पे चार्ज प्लस Q और इस पे चार्ज माइनस Q, ठीक है, चलो ठीक है। देखो हम लोग जो कैपेसिटर बनाते हैं, ध्यान दो, हम लोग जो कैपेसिटर यूज करते हैं, इस कैपेसिटर के अंदर ही सारी बातें होती है, हमें आउटसाइड से तो कोई मतलब है नहीं, हमें कैपेसिटर के आउटसाइड से कोई मतलब है नहीं, एनर्जी स्टोर्ड इन बिटवीन देम ही तो होता है ना। इसका मतलब जो भी काम करना है उसके अंदर काम करना है, क्लियर है। हम लोग एक काम करते हैं, देखो कैपेसिटेंस निकालने का तरीका ये है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताओ, C इक्वल टू Q बाय V, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये Q कौन सा Q यूज होगा, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। क्या बताए थे, ये कैपेसिटर का चार्ज है ना, तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना होता है, जितना उसके पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज होता है, क्लियर है। तो आप बताओ, पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज तो प्लस Q है, आप प्लस Q तो आप छेड़ नहीं सकते, जितना प्लस Q रखना था रख लिए। अब कैसे इसका कैपेसिटेंस निकालें, V। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों प्लेट के बीच अगर हम V निकाल लें, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, काम बन जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, हाँ इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल, कैसे निकालोगे इसकी वजह से पोटेंशियल। देखो यहां पे पोटेंशियल का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहां पे पोटेंशियल का फॉर्मूला लगेगा, ध्यान दो, यहां पे पोटेंशियल का फॉर्मूला लगेगा डेल V इक्वल टू, हाँ यहां पे ED लगेगा, E डॉट DR या E डॉट D, समझ पाए। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस का कौन सा फॉर्मूला यूज करिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करिएगा E डॉट D, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसका डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पोटेंशियल, देखो कैपेसिटेंस निकालना है तो Q तो फिक्स है, V निकालना है, V के लिए आपको E डॉट D यूज करोगे, D तो पता है, अब आपको E यूज करना है, बस। इसका मतलब हुआ कि इसके बीच में आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आई बात समझ में, बस समझ गए बात को। चलिए आप ये बताइए, पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, और नेगेटिव प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस पॉइंट पे, बोलो इधर ही होगा, बोलो नहीं क्या, पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम प्लेट हुआ ना,
नेगेटिव की वजह से टुवार्ड्स होता है। अरे नेगेटिव की वजह से टुवार्ड द प्लेट होगा ना। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ आता है बकलोल। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि नेगेटिव की वजह से भी इधर और पॉजिटिव की वजह से भी इधर। समझ पाए बात को? तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। और समझ पा रहे सब लोग? नहीं तो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट कहां पे, इन बिटवीन दैम, पॉजिटिव प्लेट कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिंगल प्लेट की वजह से एट पॉइंट नहीं होगा, एक प्लेट की वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा। इसका डायरेक्शन होगा ना आई कैप मेरे प्लस आई कैप में, इसका भी डायरेक्शन होगा ना प्लस आई कैप में, तो दोनों आई कैप में है, ऐड नहीं हो जाएगा। आई बात समझ में? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट कितना हो गया, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट के बीच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ई ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, ई ड्यू टू नेगेटिव प्लेट, कितना हो गया, दोनों प्लस है, आई कैप में दोनों को ऐड कर दें सिर्फ, तो सीधा क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो नेट आई कैप में ही होगा। हमको डायरेक्शन से क्या मतलब, हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, ठीक है। इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो होगा, दोनों को जोड़ोगे तो होगा ना रे, E1 E2 को दोनों को जोड़िएगा तो नहीं होगा, E1 प्लस E2, तब इन दोनों को जोड़ोगे तो नहीं आएगा, कितना आएगा, जोड़ोगे, नीचे दिख पा रहा है थोड़ा सा, हाँ, तो देयरफॉर E नेट इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट्स बिटवीन द प्लेट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही गया तो आइए आप वोल्टेज निकालने, ठीक है। यहां पे स्पेस जगह है खाली, कर ले यहां पे, ठीक है। अब इसके बाद इधर आ जाते हैं। देखो हमें पता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, हाँ देखो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास आ चुकी है, कितना हमारे पास ई नेट कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये बताइए सिग्मा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बाय ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा को Q बाय ए लिख सकते हैं। इस पे चार्ज अगर मान लो Q है तो Q बाय ए लिख सकते हैं, Q बाय ए चलेगा। अब हमें डेल भी निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, E डॉट डी। अब देखो E डॉट डी का क्या मतलब हुआ, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी कॉस थीटा। कॉस थीटा या तो क्या होगा, या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन या तो आप इधर लोगे या तो इधर लोगे ना, नहीं तो दोनों में से किधर लोगे, आएगा तो 1 या -1। हमको डायरेक्शन से कोई मतलब तो है नहीं, हमको तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही आ रहा है ना, गुड। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल वी को देखो हमेशा इसमें लिखा जाएगा, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच कैपेसिटेंस निकालेंगे तो ये भी एक्चुअल में क्या लिखना है, डेल वी होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। समझ पा रहे बात को? तो ये हम लोग क्या यूज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी बोले हम लोगों ने, आई बात समझ में। E कितना है, E है Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और D के बदले D यूज करेंगे। समझ पाए बात को? तो आपके पास V आ गया, देयरफॉर C इक्वल टू होता है Q बाय V, C इक्वल टू Q बाय V। Q का वैल्यू Q ही रहने दीजिए, और V का वैल्यू क्या यूज करिएगा, Q
डी बाय है ना, तो ये बाय वाला टर्म चला जाएगा ऐसे ऊपर ए एप्सिलॉन नट, ओवरऑल सी इक्वल टू आ जाएगा, क्यू से क्यू कट गया, क्यू से क्यू कट गया, रिजल्ट क्या बना, सिग्मा एप्सिलॉन नट ए बाय डी। देखो एप्सिलॉन नट ए बाय डी, ये हुआ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक बार आराम से देख लीजिए, फिर से दोबारा समझा देंगे। एक बार पहले देख लीजिए किस पॉइंट में दिक्कत है किसको, एक बार देख लीजिए।